इसी झलक मिल जाएगी भारत में हो क्या रहा है। बिल्कुल, तो ये हैं स्टार्टअप वर्ल्ड की वो अहम खबरें जो शरद ने हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी का, स्टार्टअप वर्ल्ड की तमाम बड़ी अपडेट्स का। बढ़ते हैं आगे और अब हम आज की चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं जो अपने अपने स्टार्टअप के दिग्गज हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं पुरु सिंह जो कि फाउंडर और सीईओ हैं पुश स्पोर्ट्स से, और अच्छा खासा अनुभव इनके पास और बड़ा अलग तरह का स्टार्टअप है। उनसे हम इनके स्टार्टअप के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जोगिन देसाई जो कि फाउंडर और सीईओ हैं आई स्टेम से। एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर रहे हैं अपने स्टार्टअप के जरिए। सेवा तो है ही, इसके साथ ही भारत में अफोर्डेबल जो सर्जरी है, अफोर्डेबल जो मेडिकल सुविधाएं हैं, उस दिशा में बहुत बड़ा काम हो रहा है। हम बारीकी से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले पुरु सिंह के पास चलेंगे, इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तब डॉक्टर जोगिन से हम उनके स्टार्टअप के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा में शामिल करते हैं पुरु सिंह को। पुरु, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमें जरा पुश स्पोर्ट्स के बारे में बताइए, इसकी शुरुआत कैसे हुई, स्पोर्ट्स की दुनिया में किस तरह से आप दाखिल हुए और किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज आप मुहैया कराते हैं। तो शुरुआत प्रशांत जी 2016 में हुई थी। मैं दिल्ली से क्रिकेट खेला हूँ। तो उसी के चलते 2016 में क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट करी थी हमने, पुश क्रिकेट एकेडमी। लेकिन जो 2020-21 में हमने इसका एक बिजनेस मॉडल के रूप में दोबारा कंपनी तैयार करी। पुश क्रिकेट एकेडमी एक पैशन प्रोजेक्ट था, लेकिन 2021 में जब हमने दोबारा लॉन्च किया तो एक फुल स्टैक स्पोर्ट्स सॉल्यूशन की तरह लॉन्च किया, जिसमें हम क्रिकेट के अलावा 10 स्पोर्ट्स की कोचिंग भी करते हैं। हम स्कूलों में भी स्पोर्ट्स कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर स्कूल कोचिंग भी देते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करते हैं स्कूलों के लिए। और उन्हीं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं स्पोर्ट्स का, उसमें हम पे टू प्ले मॉडल भी चलाते हैं, जिससे स्कूल को भी रेवेन्यू होता है। तो एक फुल स्टैक स्पोर्ट्स मॉडल है जिसके 3 वर्टिकल हैं। स्पोर्ट्स एजुकेशन, जिसमें इन स्कूल प्रोग्राम होता है, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम होता है, और पे टू प्ले मॉडल होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग वर्टिकल है जो हम स्कूल के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल, तो एक क्रिकेट एकेडमी से सफ़र की शुरुआत हुई और किस तरह से आज अलग अलग क्षेत्र में ये कोचिंग दे रहे हैं और तमाम बातों को बहुत बेहतर तरीके से स्पोर्ट्स की दुनिया को बेहतर बना रहे हैं, ये हमने जाना। अब पुरु में बहुत स्पेसिफिक सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। ये जो आपका पूरा स्टार्टअप है, इसकी उपलब्धियों के बारे में ज़रा बताइए, और बाकी क्षेत्र, बाकी सेक्टर से अगर हम तुलना करें तो किस मायने में अलग है ये। तो जी, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज जो हमारे बिजनेस में हम मान के चलते हैं, तो हम इसको कभी भी क्योंकि स्पोर्ट्स एजुकेशन हमारा सबसे कोर है, तो हम उसको कभी भी कोचिंग पार्ट नहीं देखते। हमारे लिए ना एक सर्विस इंडस्ट्री है। हम इसको एज अ सर्विस देखते हैं, जो सर्विस हमें अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है। वो चाहे बच्चे हों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे सीखते हैं, वो चाहे वो स्कूल हैं जिनके लिए हम अपना एजुकेशन प्रोग्राम, स्पोर्ट्स एजुकेशन प्रोग्राम रन करते हैं, वो चाहे वो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को लेके बड़ी उम्मीद से हमारे पास आते हैं कि उनको हम आगे चल के चैंपियंस बनाएं। पिछले साल करीब 50 से भी ज्यादा बच्चे हमारे ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग स्पोर्ट्स में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पे खेले हैं। तो ये एक मॉडल है जिसमें सर्विस सबसे ऊपर है हमारे लिए, और यही हमारी सोच से हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व में यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो इस तरह के स्टार्टअप में आना चाहते हैं, उनके लिहाज से आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर ये जो पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री है, स्टार्टअप वर्ल्ड है, इसमें दाखिल होने से पहले किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टअप को शुरू करने में सबसे पहले तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप कि करना क्या चाहते हैं। आप क्योंकि जब स्टार्टअप शुरू करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आप अपने विजन से नहीं भटक सकते। जैसे मैंने बोला कि हमारे लिए ये एक पैशन प्रोजेक्ट था, तो सबसे बड़ा पैशन यही था कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। तो आज हम जो भी करते हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, सबसे पहली हमारी सोच ये रहती है, हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जो कस्टमर जुड़े हुए हैं पे टू प्ले मॉडल में, या वो कस्टमर जो जिनके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उन उनको हमें एक नंबर की क्वालिटी प्रदान करनी होती है। तो वो हमारा एक विजन बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है। और दूसरे
जो चैलेंजेस हैं वो ऑफ कोर्स यही हैं, अ, आपका जो कॉम्पिटिशन है उसके आपको मद्देनजर रखना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पूर्व हालांकि ये सवाल जो मेरा अगला है ये किसी भी तरह के आपके कारोबार से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है। हमें ज़रा स्पोर्ट्स फील्ड के बारे में बताइए। भारत में खेल को लेकर लोगों का, पेरेंट्स का नज़रिया कितना बदला है? आप तो एक ऑब्जर्वर रहे हैं, आपने हर वक्त देखा है। कितना बदलाव आया है इस पूरे क्षेत्र को देखने के नज़रिए में? अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। देयर इज़ सी चेंज हो गया एज़ फार एज़ पर्सपेक्टिव इज़ कंसर्न्ड। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब जिस टाइम पे हम खेलते थे, तो आप सिर्फ़ स्पोर्ट इसीलिए खेलते थे क्योंकि आपको कंट्री के लिए खेलना होता था, आपको मेडल लाना होता था, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को एक मुकाम पे ले जाना होता था। पर आज चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। आज आप स्पोर्ट्स एक ना आपके लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन बन चुका है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है वातावरण में। और उसका कोविड के बाद जो भी चेंजेज़ हुए हैं, उसका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आज बच्चे सिर्फ इसलिए स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें ऊपर जाना है। इसलिए भी स्पोर्ट खेल रहे हैं क्योंकि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप जो गैजेट्स हैं, उनसे दूर रहना चाहते हैं। स्कूलों में भी एक बहुत चेंज आया है। मुझे याद है कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो स्कूल से छुट्टी लेना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज स्कूल आपको स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं क्योंकि अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो स्कूल के लिए भी एक माइलेज है। प्लस पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सजग हो गए हैं, उनको भी समझ आ गया है कि ना सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना अच्छी बात है, पर आप जब स्पोर्ट्स करते हैं तो एक जो आप स्वस्थ रहते हैं वो शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई और पढ़ाई भी उससे आपकी इम्प्रूव होती है। तो इन सब चीजों की वजह से जो पूरा का पूरा स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है वो बहुत चेंज हो गया है। और पहले शायद सिर्फ 2-4 स्पोर्ट्स की बात होती थी हिंदुस्तान में, मेजरली क्रिकेट की बात होती थी, पर आप अगर आप आज देखेंगे तो क्रिकेट के अलावा देयर आर मेनी स्पोर्ट्स व्हिच आर डूइंग गुड। स्विमिंग, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस वो सब अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ नए स्पोर्ट्स हैं, पैडल और पिकल बॉल, वो भी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। दिस ऑल ये सब दर्शाता है कि हिंदुस्तान में क्रिकेट का स्पोर्ट्स का परिदृश्य बहुत चेंज हो गया है और जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए भविष्य बहुत ही शानदार है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पुरु हमसे जुड़ने के लिए और अपने स्टार्टअप के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि आप और आपकी पूरी टीम आगे भी अपना ये सफ़र बेहतरीन बनाती रहे। हमारी ओर से आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस चर्चा के साथ ही यहाँ रुकेंगे अब हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो डॉक्टर जोगिंदर देसाई हमारे साथ होंगे आई स्टेम से और उनसे हम समझेंगे उनके कारोबार के बारे में। सुशांत आप पाठशाला चलाते हैं। पाठशाला का असर पीएम पर। पाठशाला में अलग से आपने उसको डेवलप किया है, उसने एक अलग लेवल है। प्रधानमंत्री ने बताया मन का चैप्टर। पाठशाला में आप बैठ करके कांग्रेस लिखो, बीजेपी लिखो। अब इंदिरा जी के समय देश में कितनी महंगाई थी और मोदी के राज में कितनी महंगाई है, ये भी पाठशाला में करने जैसा कार्यक्रम नहीं थी। पीएम के भरोसे पर देश को भी है भरोसा, इसलिए तो फुल अटेंडेंस के साथ न्यूज की पाठशाला देखता है भारत टाइम्स नाउ नव भारत पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र और ब्रेक से पहले हमने स्टार्टअप वर्ल्ड की अपडेट ली। पुरु सिंह से बातचीत की जिन्होंने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया कि खेल की दुनिया में स्टार्टअप किस तरह का काम कर रहे हैं। अब हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, डॉक्टर जोगिंदर देसाई साहब हैं, फाउंडर और सीईओ हैं आई स्टेम से। और आई स्टेम मेडिकल दुनिया में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर रहा है और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये स्टार्टअप है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर देसाई। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये बातचीत करते हुए। और जाहिर सी बात है, एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है, तो हमें ज़रा अपने इस पूरे स्टार्टअप के बारे में बताइए, इसके पीछे की सोच के बारे में बताइए, अब तक के सफ़र के बारे में बताएं। जरूर। हमारा स्टार्टअप का नाम है आईस्टेम रिसर्च और हम थोड़े जो डिसीजेज हैं जो क्योर नहीं कर सकते, उनको क्योर करना चाहते हैं।
ये डिसीजेस कहीं दुनिया में कहीं क्योर नहीं कर सकते। जैसे कि ड्राई एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, जिसपे करीबन 1.5 करोड़ लोग इंडिया में 1.5 करोड़ लोग इंडिया में इससे पीड़ित हैं, और इसमें अल्टीमेटली आपका विजन कंप्लीटली चला जाता है। तो ये स्टार्टअप चालू हुआ 2017 में। और हम बात कर रहे थे एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से, और हमने सुना कि ये 1.5 करोड़ लोग कहीं ना कहीं और कहीं दुनिया में कहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। और जो सेल एंड जीन थेरेपी जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, उनमें एक प्रॉब्लम है कि उनका जो कॉस्टिंग है इंडिया के बाहर, जो जो आने वाली है, उनका कॉस्ट था करीबन $500,000 पर इंजेक्शन। हमने सोचा कि ये इंडिया के लिए तो कोई बाहर के लिए भी प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में तो कोई पॉइंट ही नहीं है इतनी सारी कॉस्ट का, और एक आंख के लिए $500,000, तो मतलब $1 million फॉर 2 आईज। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इंडिया से स्टार्टअप चालू करेंगे जिसमें हम कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम कर सके। जैसे कि अभी ये कार-टी में चल रहा है, वही का वही चीज हमने सोचा कि आई के लिए करेंगे, और उससे आईस्टेम रिसर्च का जन्म हुआ। पहले उन दिनों फंडिंग तो इतनी ज्यादा मिलती नहीं थी, क्योंकि बायोटेक इन्वेस्टिंग वेंचर कैपिटल इतना था नहीं। तो हमने खुद का सबका फाउंडर्स मिला के सबने पैसा डाला। उसके बाद सरकार का BIG ग्रांट है, जो बहुत प्रेस्टिजियस ग्रांट है, वो हमको मिला। BIPP करके जो सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ग्रांट है, वहाँ मिला। उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्टर्स आने लगे। कोटक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप आया, इंडिया पार्टनर्स आए, और लास्ट राउंड में 3 बायोटेक कंपनीज, अरे फार्मा कंपनीज, नैटको, बायोलॉजिकली और अल्केम, और ऑल 3 केम। सो अब तक का जर्नी ये है। और हम लोग जो जो थेरेपी है, वो हम अभी ह्यूमंस में टेस्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट 4 से 6 हफ्ते में चालू होगा ये। डॉक्टर देसाई, वाकई मैं कहूँगा कि ये काबिल तारीफ़ है, और इस लिहाज से भी क्योंकि आमतौर पर ये केवल बिजनेस नहीं है, एक सेवा भी है, एक बहुत बड़ा फ़र्क लाने की कोशिश है। डॉक्टर देसाई, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ आपसे कि आपके कारोबार में, चूंकि ये ट्रेडिशनल कारोबार नहीं था, शुरुआत में फंडिंग कैसे हुई, अभी की स्थिति किस तरह की है, ज़रा इसके बारे में बताएं। पहले सब स्टार्टअप में क्या होता है कि पहले तो आपको एक खुद पहल करनी पड़ती है। और आप पहल करो और थोड़ा आगे जाओ तो कोई और आ गया है, फिर कोई कोई और हाथ देगा, फिर कोई और हाथ देगा। सो दैट इज द ऐसे स्टार्टअप बढ़ते हैं। तो पहले हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड जैसे बोलते हैं, वो चालू किया। और उसके बाद गवर्नमेंट का ग्रांट्स मिला। BIG ग्रांट करके है, जो यहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रन करता है, वो ग्रांट मिला। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक और ग्रांट है जिसको BIPP ग्रांट बोलते हैं, वो मिला। और उसके बाद ये सब इन्वेस्टर्स चालू हुए, विच इज इंडिया पार्टनर्स, कोटक, और 2 और 3 फार्मा कंपनीज। सो हम लोग काफी अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं कि जब जब जरूरत थी तब तब वो पार्टीज जिस जिसकी जरूरत थी वो सामने आई। तो इसीलिए हम लोग इस स्टेज पे हैं अभी। डॉक्टर देसाई, जरा मुझे अब चैलेंजेस के बारे में बताइए कि ये जो पूरा क्षेत्र है जिस स्टार्टअप में हैं आप, या इस पूरे फील्ड की हम बात कर लें, तो चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं इस क्षेत्र की? और चूंकि दवा की बात जब आती है, जब मेडिकल डिवाइसेस की बात आती है, तो सीधा संबंध आता है कॉस्ट से, दाम से, तो जरा इस पर रोशनी डालें। चैलेंज से पहले चालू करता हूँ। चैलेंज ये है कि हमको जो दवाई बाहर $500,000 में मिल रही है, वो अगर हमको से 10 लाख के नीचे करनी है, जो $500,000 मतलब कितना, 3.5 करोड़ और 4 करोड़, उसका अगर हमको अफोर्डेबल करना है तो कैसे करें सबसे पहले। वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे आप एक प्रोडक्ट बनाए जो क्वालिटी में सबसे अच्छा हो वर्ल्ड में,
बट एट द सेम टाइम उसका प्राइस कम हो। सो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज हमारी टीम ने अच्छी तरह से सॉल्व किया है। और वो हमारा और हमको लग रहा है कि वी आर ऑन दैट पाथ। और अ, दूसरी बात यह है कि जब आपको दवाई कम में बनानी है, बेचनी है, तो वो कम में बनानी भी पड़ेगी। और कम में बनाने के लिए कम पैसों में बनानी पड़ेगी। तो फिर ज़्यादा फंडिंग, पहले से हमने बोला था कि हम फंडिंग इतना ही लेंगे जितना ज़रूर पड़े। तो हमने करीबन सब सब मिला के अभी तक अ, अ, सब मिला के करीबन 40 करोड़ टोटल अभी तक खर्चा किया है इसमें। इसलिए और ये अगर आप मार्केट बताएं, देखें इसका, तो द मार्केट, इसका मार्केट पोटेंशियल जो है, इस इज सपोज टू बी $4 billion एंड अबव एनुअली, अगर आप पूरी दुनिया को देखें। सो ये दवाई हम ऐसे बना रहे हैं कि जिससे लोगों को फायदा हो और एक सस्टेनेबल बिजनेस बने। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन में सस्टेनेबल बिजनेस बनाना और उसका उदाहरण रखना फॉर इंडिया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साइंस फंडिंग जो है वो इंडिया में टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपको फंडिंग करना हो तो थोड़ा इजी है। बट साइंस फंडिंग, बायोटेक फंडिंग, इनोवेशन फंडिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। तो वो बैरियर तोड़ना है इंडिया के लिए। एंड वी आर होपिंग कि इस उदाहरण से 100 और आइस्टेम बने इस कंट्री में। डॉक्टर देसाई, मैं बायोटेक्नोलॉजी इस पूरे, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मैं इस पे मेरा अगला सवाल है। ये सवाल कोई कारोबारी सवाल नहीं है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक जब हम पढ़ रहे थे, जब हम नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज की ओर देख रहे थे, तो मैं देख रहा था कि ज़्यादा दूर नहीं, 10 साल पहले भी अगर देखें तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड था जिसके बारे में जानकारी बहुत कम थी। बहुत ज़्यादा इसके प्रति रुझान छात्रों का नज़र नहीं आता था। अभी क्या स्थिति है और इस क्षेत्र में आने के लिए क्या सोच होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम आज से 20 साल पहले जो एमएससी और वो सब करते थे, वो इसीलिए करते थे, बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ, जिसको इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में नहीं मिला एडमिशन। क्योंकि वो दो चीज़ें थी उस टाइम पे, ये इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। तो वो अभी वो ज़माना बदल रहा है और हमको लगता है कि हम जो जो साइंटिस्ट हमको मिल रहे हैं, उनको सच में इम्पैक्ट करना है। और उनको लग रहा है कि और उनको सिर्फ सिर्फ नौकरी नहीं करनी। और वो बहुत बड़ी बात है अपने देश के लिए। क्योंकि जो साइंटिस्ट हमारे साथ हैं आइस्टेम में, वो लोग, जैसे कि कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन था, मेरे को याद है, उस टाइम पे भी वो लोग हम लोग बोलते थे कि भैया अभी लैब में मत आओ। लेकिन वो बोलते नहीं, हमारा सेल्स चल रहा है, हमको तो लैब में आना ही है। तो हमने बोला यार कर्फ्यू है, क्या करोगे? तो बोलते नहीं, आप सॉल्यूशन निकालो, हम तो जाएंगे। और ज़्यादातर लड़कियां हैं, सो हम लोगों को लग रहा था कि मत आओ, लेकिन नहीं, वो पास लगा के, वो पास लेके कैसे कैसे भी करके लैब में आते थे। तो वो जो पैशन है आज के ज़माने में, वो सबसे बड़ी साइन है कि कुछ बदल रहा है देश में। डॉक्टर देसाई, अब मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिहाज से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि मैं अगर कल को अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं, या टीवी पे जो लोग आपको देख रहे हैं उनमें से कोई आपसे प्रेरणा पाकर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उनसे किन किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा? वो रास्ते है कि पहले तो लाइफ साइंसेस की डिग्री होनी चाहिए। अ, उसके बाद पैशन होना चाहिए। कि दुनिया की कोई भी, जो भी सबसे आगे कंपनी है, उससे भी बेहतर काम करूंगा। सो सबसे पहला पैशन होना चाहिए। उसके बाद बेसिक आपको डिग्री हो, बराबर है, उसके बाद आप दिखाओ कि हमारे पास पैशन है और हमारे पास ये जो नारायण मूर्ति बोलते हैं कि 70 आवर्स वर्क करो, उस टाइप का पैशन है कि हम कुछ भी करके काम आगे बढ़ाएंगे।
और फिर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा जब आपको इनोवेशन करना है सबसे एट द वर्ल्ड स्टेज, तो आपको नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ये तीन हो तो बाकी सब माफ। पीएचडी हो नहीं हो वो सब फर्क नहीं पड़ता। ये तीन मेन चीजें हैं हमारी। बिल्कुल, बहुत सार्थक चर्चा रही डॉक्टर देसाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। बहुत सी जानकारियां मेरी भी बहुत बेहतर हुई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो कम से कम इस क्षेत्र के बारे में आज एक लेवल ऊपर गए होंगे, वो ज़्यादा अपग्रेड हुए होंगे। आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद यही करते हैं कि भारत के जो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें आपका योगदान और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें आने वाले वक्त में तस्वीर सामने आए। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर जोगिंदर देसाई जो कि आज हमारे साथ जुड़े। हमने उनके तमाम स्टार्टअप के बारे में जानकारी ली। फिलहाल उम्मीद यही करते हैं कि आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। स्टार्टअप वक्त में मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।